तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ये गांव छोड़कर जाना होगा। गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? तुम एक आदमी होकर ऐसे क्यों रो रहे हो? इंसान के दुख होते हैं, लेकिन दुख के सामने हार मानना ठीक नहीं। गांव के छोटे से बड़े सब मुझे गंदी नजर से देखते हैं। मैं जहां भी जाता हूं वहां हमेशा कोई ना कोई बला होती रहती है। हे भगवान, आज सुबह आखिर किसका चेहरा देख लिया मैंने। सुबह से ही लग रहा है कि आज कोई ना कोई मुसीबत जरूर आने वाली है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिसने भी तेरा चेहरा देखा उसके साथ कोई ना कोई मुसीबत आई है। अगर यकीन नहीं आता तो देख, आज भी कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी। एक बड़ा पेड़ तड़क भड़क करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। गिरता हुआ पेड़ रघु के ऊपर आ गिरा। कनाई दौड़ा और रघु को पेड़ के नीचे से बाहर निकाला। रघु लड़खड़ाते हुए उठा और गुस्से में भड़कते हुए कनाई की तरफ देखा। अब तो यकीन हुआ कि तू सच में बदकिस्मत है। देख, यहां आने से पहले जंगल कितना शांत था और तू आते ही तूफान आ गया। पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। पर इसमें मेरी क्या गलती? तूफान तो मैंने लाया नहीं। मैं कुछ नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आज सुबह मैंने तेरा चेहरा देखा था। अब इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दे। रघु की बात सुनकर कानाई का दिल टूट गया। वो दुखी मन से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर लौटते ही कानाई की पत्नी राधा उसे देखकर हैरान रह गई। अरे, आज इतनी जल्दी वापस आ गया? आज मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। ये कहकर कानाई ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा हाल राधा को बता दिया। पहले मुझे लगता था कि गांव वाले शायद मुझे बस यूं ही चिढ़ाते हैं, लेकिन आज सच में मुझे लग रहा है कि जो वे कहते हैं वो शायद झूठ नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो ना, जब मैं जलेबी वाले भोलादार की दुकान के सामने से गुजर रहा था, उसकी उबलती रस मेरे पैर पर छिड़क गई। फिर जब जंगल में लकड़ी काट रहा था तो एक पेड़ रघु पर गिर पड़ा। ये सब तो कभी-कभी ऐसी ही घटनाएं हो जाती हैं। पता नहीं राधा, पर अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद मैं वास्तव में बुरा किस्मत वाला हूं। भगवान का शुक्र है कि रघु को कोई बड़ी चोट नहीं आई। अगर उसे कुछ हो जाता तो लोग मुझे ही दोष देते। कानाई की बात सुनकर राधा कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपने पति को सांत्वना देने की कोशिश की। मन खराब मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। राधा की बात सुनकर कानाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप घर से निकल पड़ा। अरे रघु, तुम्हारे ऊपर पेड़ गिर पड़ा। सुनते ही तुम्हें देखने भागा आया हूं। लेकिन ये बात कैसे हुई? रघु गुस्से में फट पड़ा और पूरे मामले को गोविंद को विस्तार से बता दिया। तुम चिंता मत करो, आज ही मैं मोरेल मशाई से बात करूंगा। पूरे गांव को इस बारे में बताना होगा। गोविंद मन ही मन कानाई के खिलाफ कुछ करने की योजना बनाने लगा। मोरेल मशाई से इस मामले पर जरूर बात करूंगा। आज इसका कुछ ना कुछ उपाय निकाल कर रहूंगा। कनाई इस गांव में रहेगा या नहीं, इस पर आज फैसला लेना ही होगा। ये कहकर गोविंद वहां से निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो मॉरल के घर पहुंच गया। मॉरल ने गोविंद को देखकर हैरानी जताई। उसकी आंखें और चेहरा गुस्से से लाल हो गए थे। क्या हुआ गोविंद? तेरी आंखें और चेहरा इतने लाल क्यों हैं? इतना गुस्सा क्यों हो? गुस्सा नहीं होगा तो क्या करूंगा मॉरल साहब? पहले आप बताइए, कनाई को इस गांव से कब निकालोगे? अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आज फिर उसकी वजह से रघु बड़ी मुसीबत से बचा है। गांव वाले सब उससे तंग आ चुके हैं। सच कहूं तो ये बात मुझे भी कई बार सोचनी पड़ी है, लेकिन फिर सोचता हूं उसे गांव से भगा दिया तो वो बेचारी कहां जाएगी? इससे हमारे गांव की शांति व्यवस्था पहले आएगी या एक इंसान के लिए सबको तकलीफ होगी?
कहां जाएगा इस बात की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बंदे की वजह से गांव वाले एक के बाद एक मुश्किलों में फंसे जा रहे हैं। कल रामदास के ऊपर गरम रस गिर गया, आज रघु के ऊपर पेड़ टूटकर गिरा। ऐसे चलता रहा तो एक दिन और बड़ा संकट आने वाला है। याद रखना मॉडल मशाए, एक दिन शायद तुम्हारे अपने घर की छत भी गिर सकती है। तब समझोगे कि सब लोग इतने परेशान क्यों हैं। अरे गोविंद, थोड़ा संभल के बोल, ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कर रहा है? मैं तो बस जो देख रहा हूं वही बोल रहा हूं। हालात और बिगड़ने से पहले कानाई के बारे में कोई फैसला लेना जरूरी है। गोविंद की बात सुनकर मोरल गहरे विचार में डूब गए। कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद उन्होंने फैसला किया। ठीक है, चलो मेरे साथ। पहले गांव वालों से बात करता हूं, फिर जो भी फैसला लेना होगा सब मिलकर लेंगे। कुछ ही देर में मॉरल गोविंद को साथ लेकर गांव की तरफ निकल पड़े। तब कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ देर बाद मॉरल और गोविंद कानाई के घर पहुंचे। देखो कानाई, गांव का कोई भी तुम्हारे घर आने की हिम्मत नहीं करता, फिर भी गांव के हित के लिए मुझे यहां आना पड़ा। मॉडल मशाए, आप जो कहना चाहते हैं उसे साफ साफ कहिए। आपकी बातों में कुछ छिपा हुआ लगता है। बिना घुमाए फिराए सच बता दीजिए, ताकि हम भी समझ सकें कि आखिर बात क्या है। चूंकि तुम साफ बात सुनना चाहते हो, तो मैं भी साफ कहता हूं, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस गांव छोड़कर जाना होगा। गांव के बहुत से लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारी मौजूदगी बार बार हादसे हो रहे हैं। गांव वाले अब इस हालत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं अपनी फैमिली को लेकर कहां जाऊं? ये तुम्हें ही सोचना होगा। जहां चाहे वहां चले जाओ, जंगल में भी रह सकते हो। और अगर कोई जंगली जानवर सामने आ गया तो शायद वो भी तुम्हें देखकर डर कर भाग जाएगा। गोविंद की बातें सुनकर कानाई का दिल और भी टूट गया। वो सिर झुकाए खड़ा रह गया। राधा बेबस आंखों से ये सब देख रही थी। बाघ और भालू की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम जंगल में रहोगे तो जंगली जानवर भी तुम्हारी मौजूदगी से डरकर दूर भागेंगे। बार बार हादसे हो रहे हैं। गांव वाले अब इस स्थिति को और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं अपनी फैमिली को लेकर कहां जाऊं? ये तुम्हें ही सोचना होगा। जहां मन करे वहां चले जाओ। जंगल में भी रह सकते हो, शायद वहां तुम्हें काफी अच्छा लगे। और अगर कोई जंगली जानवर सामने आ गया तो शायद वो भी तुम्हें देखकर डरकर भाग जाएगा। गोविंद की बातें सुनकर कानाई का दिल और भी टूट गया। वो सिर झुकाए खड़ा रह गया। राधा बेबस आंखों से ये सब देख रही थी। बाघ और भालू की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम जंगल में रहोगे तो जंगली जानवर भी तुम्हारे आसपास आने से कतराएंगे। ऐसा मत करो, हमें गांव से भगा मत दो। मैं तुम्हें 1 महीना देता हूं। इस 1 महीने के अंदर अपनी मर्जी से गांव छोड़कर चले जाना। और अगर नहीं गए तो गांव वाले मिलकर तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल देंगे। ये कहकर मॉरल और गोविंद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। अब हम क्या करें? जिस गांव के लोग मेरी जरा भी इज्जत नहीं करते, वहां रहकर क्या फायदा? अगर सब मुझे इतना नापसंद करते हैं तो बेहतर है कि मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊं। पर हम कहाँ जाएंगे? जहां किस्मत ले जाएगी वहीं जाएंगे। कम से कम अब कोई मेरे लिए या मेरी वजह से दुखी नहीं होगा। ये कहकर कानाई गहरे सोच में डूब गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वो समझ गया था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये कहकर कानाई सिर झुकाए जंगल की ओर चल पड़ा। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर वो धीरे धीरे रोने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। कानाई पीछे मुड़ा तो देखा एक साधु उसके सामने खड़ा था। तू एक आम आदमी है, ऐसे क्यों रो रहे हो? इंसान के जीवन में दुख तो आते ही हैं, लेकिन दुखों के आगे हार मान लेना ठीक नहीं। मेरे साथ जो हो रहा है, अगर किसी और के साथ होता तो शायद वो भी टूट जाता। मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब कानाई ने शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द साधु के सामने बता दिए।
अब आप ही बताइए साधु जी, गांव के छोटे बड़े सभी लोग मुझे अपशकुन समझते हैं। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, सम्मान भी नहीं देता। और अब तो मुझे और मेरी पत्नी दोनों को गांव छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। क्या मैं सचमुच इतना बदकिस्मत हूं? कनाई की बात सुनकर साधु कुछ देर तक चुप रहा। पूरे गांव में सब लोग मुझे अपशकुनी कहकर बुलाते हैं। जहां भी जाता हूं वहां किसी न किसी तरह की मुसीबत आ ही जाती है। कानाई की बातें सुनकर साधु उसकी तरफ ऐसे देखते रहे जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। फिर उन्होंने कानाई के हाथी की ओर ध्यान से देखा। कुछ देर तक उसकी हथेलियां देखने के बाद उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई।